आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी JMI MBA क्वांट्स PYQ सीरीज। इस सीरीज में हम JMI MBA में क्वांट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम कर रहे हैं। हमने 2025, 2024, 23 और 22 में जो क्वांट्स से क्वेश्चंस है वो मोस्टली कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, लेट y इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। इन क्वेश्चंस को हम कैसे ट्राई करते हैं, पहले इनमें चेक करते हैं कि हमारा पैटर्न कहां पर बन रहा है, मतलब पैटर्न हमारा कहां पर रिपीट हो रहा है। जैसे आप चेक करेंगे 1/2 प्लस 1/3, इसके बाद अगर चेक करेंगे तो जो हमारा ऊपर था उसके बाद वो भी यहां से जो है वो फिर दोबारा वही रिपीट होने लगा 1/2 प्लस 1/3। और इसके बाद अगर आप चेक करेंगे यहाँ से 1/2 प्लस 1/3। देखो इन्हें हम क्या कर लेंगे, ये यहाँ से अगर आप सपोज करो क्योंकि इनफिनाइट वे तक जा रही है, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे y इक्वल टू, ये y इक्वल टू है 1/2 प्लस 1/3 प्लस, अब ये देखो यहाँ से जो भी वैल्यू है, यहाँ से वैल्यू सारी की सारी दोबारा रिपीट हो गई। अब जैसे आप बहुत सारे तक यहाँ से एक नंबर लिखे हुए हैं, इनफिनाइट वे तक लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं। अगर इसमें से एक नंबर को ले भी लो, एक नंबर को हटा दो तो कोई बड़ी बात नहीं होती। हम क्या करेंगे, अब ये मैंने एक नंबर ले लिया है और जो बाकी का है, अब देखो अगर आप यहाँ से अगर चेक करो तो ये सारा का सारा यहाँ से सेम है। मैं इस वाली वैल्यू को, ये आगे को तक जो जा रही है, इसे क्या ले लूंगा, यहाँ तक y ले लूंगा। सही है, जो ये आप ये आगे को सारी की सारी वैल्यू ऐसे ही लिखी हुई है। अब इसके बाद अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो बस ये हमारा यही भी क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन हमारा बेसिक सोल्व हो जाता है। जैसे कि आप क्या लेंगे, देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, 1 यहाँ पर क्या होगा 2 3 प्लस y प्लस 1/3 प्लस y, और 3 प्लस y अब क्योंकि डिवाइड में है तो हम ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, y चल रहा है। 3 प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस और 3 2 जा 2y। सही है, ये हमारे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 2y और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए y की। हमें y वाली एक जगह ले आएंगे, यहाँ पे y को y की क्या कर लेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा 7y प्लस 2y स्क्वायर। सही है, 2y स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस y। और अब हम क्योंकि देखो एक जगह यहाँ पर सारी हम एक जगह ले आते हैं इन सारी वैल्यू को, क्या होगा हमारा 2y स्क्वायर प्लस क्या होगा प्लस 7y माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। सही है, अब क्या क्या माइनस हो रहा है वो हम माइनस कर लेंगे। 2y स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा हमारा 7 में से एक y जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमें देखो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई सा भी वैल्यू हमें याद नहीं आ रही है जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सके। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इसके नेचर ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या मींस डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए इसके कैसे रूट्स बनेंगे। सही है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सही है, b स्क्वायर क्या है, b क्या है मेरा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 और a क्या है मेरे पास, a क्या है 2 और c क्या है मेरे पास, c है मेरा माइनस के 3, c है माइनस के 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 36 प्लस, देखो ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, तो बीच में प्लस आ जाएगा और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 36 और 24 प्लस करेंगे हम क्या होगा मेरा 60। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है मेरा 60 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड पॉजिटिव, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कौन से क्या रूट्स होंगे मेरे, क्या होंगे मेरे हमारे कंजुगेट रूट्स होंगे। ये मैंने सबको आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था मैंने पूरा ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी करी है कि हमारे कौन से रूट्स कैसे बनते हैं, क्या नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विजिट कर सकते हैं। सही है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो अब हम क्या बनाएंगे, अब क्योंकि हमारा एक कंजुगेट रूट्स बनेंगे तो ये कैसे निकालते हैं हम अपने धाराचार्य फॉर्मूले से। धाराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, जैसा आपने 8th 9th में पढ़ा भी होगा, क्या होगा मेरा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a।
ये होता है हमारा कौन सा, ये हमारा धाराचार्य फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमारे रूट्स निकल जाएंगे, अल्फा बीटा मीन्स दो रूट्स निकल जाएंगे, y की दो वैल्यू आ जाएंगी हमारी। सो पहले मेरे क्या है, देखो माइनस के b, तो b क्या है मेरे पास माइनस के 6, b की वैल्यू क्या है प्लस के 6, तो यहाँ पे b की वैल्यू रख दूंगा मैं, और मेरे पास अंडर रूट प्लस अंडर रूट d, तो d क्या है मेरे पास 60, तो अंडर रूट 60 अपॉन 2a, तो a क्या है मेरे पास 2, तो 2 हो जा 4 हो गया। सही है। अब आप चेक करेंगे क्या ये मेरा कोई सा रूट्स बन रहा है, मींस यहाँ पे तो चेक करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे क्या है कि रूट से मेरे अंदर में क्या है मेरा 15 है या 13 है। सो मैं पहले से यहाँ पर अपना चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 60 तो अंडर रूट में है नहीं वहाँ पे क्वेश्चन में। सो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और क्या क्या हमारा है किसमें टूट सकता है, इसके रूट्स क्या क्या बन सकते हैं। सो आप चेक करेंगे तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 15 लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 60 हो जाएगा। सो अंडर रूट 4 कितना होता है मेरा 2, तो 2 अंडर रूट 15 मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 15 भी लिख सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिख लूंगा अपना माइनस के 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 4। सही है। अब इनमें से तीनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे हम। सो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो देखो माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अपॉन, यहाँ पर 4 में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2। अब यहाँ पर देखो ये दो रूट्स बने मेरे, कौन कौन से रूट है, पहली रूट मतलब पहली y की वैल्यू क्या बन सकती है, एक तो मेरी एक बनेगी माइनस के 3 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2, एक तो ये होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी मेरी क्या होगी देखो वो माइनस के 3 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 2। सो अब हम चेक करेंगे हमारा कौन सा रूट, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो देखो यहाँ पे अंडर रूट 13 है, तो अंडर रूट 13 तो हमारा बन ही नहीं रहा, तो पहले फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो आप कैंसिल आउट कर दें। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर तक आपको सोल्व करने के बाद भी यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा वो दिया है कि इसमें ऑप्शन में भी गड़बड़ कर सकते हैं आप पूरा सोल्व करने के बाद भी। सही है। तो देखो आप ऑप्शन 3 चेक करेंगे, ऑप्शन 3 में क्या है मेरे पास अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 3, और मेरे पास जो अंडर 3 की वैल्यू जा रही है, 3 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस की है। अब तो देखो मेरा प्लस यहाँ पर क्या है, मेरा अंडर रूट 15 भी प्लस का है और वो 3 भी प्लस का है, और मेरे पास क्या रहा है यहाँ पे दोनों या तो माइनस माइनस है या प्लस माइनस है। सो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। और इसके बाद क्या वैल्यू बची मेरी, अगर यहाँ पर भी अगर ये दोनों जगह माइनस माइनस होता तो मेरा रूट हो सकता था, इनमें से कोई सी वैल्यू हो सकती है, y की कौन सी वैल्यू, दो वैल्यू निकल कर आई है ये। अब आप यहाँ पे चेक करें। सो देखो ये वाला जो वैल्यू है, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 15 माइनस के 3 अपॉन 2, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं। सो यही मेरा ऑप्शन में गिवन है यार। सही है। सो यही ऑप्शन में मेरे गिवन है, तो यही मेरा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। लेट एक्स वाई बी टू पॉजिटिव नंबर सच डेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ये हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और हमें गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आप किसी भी नंबर की अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, ये जब मैं आपको एपीजीपी पढ़ा रहा था, जब मैंने बताया था एजीपी में कि जब भी किसी नंबर की अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, सो हम क्या कर लेते हैं, उस नंबर को जितना क्लोजेस्ट रखें उतनी हमारी मिनिमम वैल्यू आती है। जैसे अगर आप इसको अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एक्स और वाई को अगर आप सपोज करें कि 1 है, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव नंबर का है, इंटीजर नहीं का, इंटीजर नहीं है तो पॉजिटिव नंबर है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्स और वाई को इक्वल रख दूंगा। सही है। एक्स और वाई को अगर इक्वल रखूंगा तो यहाँ पर इसकी क्या आएगी, मुझे एक मिनिमम वैल्यू आ जाएंगी जो किसी भी सॉल्यूशन में मैं पुट करूंगा। सही है। सो एक्स प्लस वाई, एक्स वाई की जगह पर भी मैं एक्स लगा लेता हूँ, इक्वल टू 1। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2x इक्वल टू 1, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। सही है। सो x की वैल्यू 1/2 हो गई, और y की वैल्यू भी क्या हो गई मेरी 1/2 हो गई। सही है। तो अब हमें क्योंकि मुझे क्या निकालना था, मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी। और इन दोनों सॉल्यूशन से मेरी मिनिमम वैल्यू x और y की क्या आई है, मींस मुझे किसी भी सॉल्यूशन में पुट करने के x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/2। सो ये मैं अपने सॉल्यूशन में पुट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखो x की जगह पर मैं 1/2 प्लस वो यहाँ पर 1/x 1/2 का होल स्क्वायर
सही है, प्लस y, y क्या है मेरे पास, y भी 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जब मेरी वैल्यू नीचे डिवाइड में होती है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। इसे हम लिखेंगे 1/2 प्लस के 2 अपॉन 2 का वो का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है। अब इन दोनों को अगर वो निकालेंगे, यहाँ पर अंदर अगर प्लस करेंगे क्या आएगा मेरा, 2 2 जा 4, 4 और 1 क्योंकि एलसीएम लेंगे हम, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो 5/2 का होल स्क्वायर। सही है। और यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा 5/2 का होल स्क्वायर। सही है। सो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 25/4 प्लस 25/4। सही है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि एलसीएम हमारा, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है दोनों सेम है, सो हमारे क्या हो जाएगा एलसीएम 4 अपॉन इन दोनों को अगर प्लस करेंगे हम तो क्या आएगा मेरा 50। 25 और 25 को प्लस करते तो क्या आएगा मेरा 50। अब 50 को अगर मैं इससे 50 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं हम तो क्या आएगा, जैसे हम 50 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 और बचा कितना मेरे पास 10, तो 4 2 जा 8 और बचा कितना 2, तो 2 का आगे एक 0 लग जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 मतलब 20। तो हमारे क्या जाएगा इसका आंसर, मतलब इसकी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 1 का होल स्क्वायर, उसकी जो मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई है मेरी 12.5, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई है। यही मेरा इसका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। बस इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दोनों वैल्यू को हम मिनिमम रखते हैं, मतलब उनको क्लोजेस्ट रखते हैं। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 इक्वल सम ऑफ मनी वन इन्वेस्टेड 1 at 4% एंड अदर एट 4.5%। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इक्वल सम ऑफ मनी मींस प्रिंसिपल जो है दोनों केस में हमारा सेम है। सही है। और जो इन्वेस्टेड एक कितने रेट पर कर रहा है मेरा 4% पर और दूसरा कितने पर कर रहा है 4.5% पर, ये हमारा रेट आ गया है। एंड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, तो टाइम कितना है हमारा 7 ईयर और यहाँ पर भी कितना है हमारा 7 ईयर है। सही है। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द लेटर, लेटर किसकी बात चल रही है, इस वाले की। जो हमसे यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो एक्सीडेड मतलब ज्यादा है डेट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्मर, जो हमारे पहले वाले से वो कितना ज्यादा है 31.5 रुपीज, वो हमारा ज्यादा है। ई संवाद, तो मुझे ई किस पे निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। सही है। सो मैं पहले क्या निकाल लेता हूं, इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 क्या है मेरा, क्या आएगा पी आर कितना है मेरे पास 4 और टी कितना है मेरे पास 7/100। सही है। और इस वाले केस में साइड 2 में मेरा कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा पी आर कितना है मेरे पास 4.5 और टी कितना है मेरे पास 7/100। सही है। अब यहाँ पर इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा मेरा 7 2 जा 7 4 जा 28p/100। सही है। और यहाँ पर SI2 में क्या आएगा मेरा, यहाँ पर फिर जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा 7 की 4.5 से 7 5 जा 35 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, तो 7 4 जा 28 28 और 3 31। सही है। सो 31p/1 31.5/p/100। सही है। अब मुझसे क्वेश्चन के मुताबिक कहा है कि SI2 माइनस SI1 क्या है मेरे पास 31.5 रुपीज है। सही है। यही है ना कि जो फॉर्मर है लेटर वाले से ये वाला जो है मेरा ये ज्यादा है किससे, इससे SI1 से, और कितना ज्यादा है 31.5 रुपीज ज्यादा है। सही है। सो अब मेरा यहाँ पर मैं लिख लूंगा, यहाँ पर क्या होगा देखो मेरे पास SI2 कितना है 31.5p/100 और SI1 कितना है मेरे पास 28p/100 इंटू 31.5। सही है। अब यहाँ पर आप p/100 तो दोनों में कॉमन है, सो मैं यहाँ पर इन दोनों में से डायरेक्ट वैल्यू भी माइनस कर सकता हूँ। सही है। सो क्या करूंगा देखो, इसमें से 31.8 में से 31.5 में से अगर 28 माइनस करेंगे हम तो क्या बचेगा मेरे पास 3.5p/100 इज इक्वल टू क्या बच गया मेरा 31.5। अब देखो यहाँ पर p की वैल्यू निकाल लेंगे हम। p की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 31.5 इंटू 100/3.5। सही है। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे हम। और तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, क्या बचेगा फिर मेरा, इससे मल्टीप्लाई करके 31,500/35
सही है। यहाँ से हमारे पी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे, काय के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों हमारे 7 के टेबल से भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 और बचा कितना 3, तो 7 5 जा 35 और 2 0 के 2 0। अब मैं अगर 5 को 45 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितने पे जाएगा मेरा 45 9 वो 5 9 जा 45, अब वो 2 0 के 2 0 आ जाएंगे। सो पी क्या आया है मेरा, पी क्या आ गया मेरा 900, इसका आंसर हो गया है। सही है, पी क्या आएगा मेरा 900, मतलब इन दोनों ने कितने कितने रुपीज इन्वेस्ट करे, इसने भी 900 और इसने भी 900 रुपीज इन्वेस्ट करे। सो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, देखो यहाँ पर चेक करेंगे हम कि देखो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा 9000 गिवन है। सो ये ऑप्शन नहीं है, हमारा आंसर क्या है, हमारा 900 आया है। एक बार और आप हम चेक कर लेंगे सारी चीजें। सो क्योंकि हमने कोई भी चीज कहीं पे भी कोई मिस नहीं करी है, सो हमारा इसका जो आंसर होगा वो 900 आ रहा है और हमें ऑप्शन में 9000 गिवन है। सो हमारा देखो 900 ना ऑप्शन 1 में गिवन है, ना ऑप्शन 2 में, ना ऑप्शन सी में। सो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। सही है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, नन ऑफ दीज होगा। तो ये पैटर्न हमारा केट भी कई बार इसे फॉलो कर चुका है कि हमारा जो ऑप्शन के नन ऑफ दीज आंसर दे देते हैं और हमारा माइंड में होता है कि नन ऑफ दीज का भी आंसर होता ही नहीं है। केट में भी पिछले ईयर भी, लास्ट ईयर आप चेक करोगे, क्योंकि केट जेएमआई एमबीए जो है केट को काफी फॉलो करता है। तो आप ये याद रखना कि नन ऑफ दीज भी आंसर होता है। आप बस अपनी कैलकुलेशन पर अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो और सही करते आ रहे हैं आप, तो आपका नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 9000 गिवन है, लेकिन इसका आंसर क्या हो रहा है, हमारा 900 आंसर आ रहा है। सो हमारा इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा। सही है, इफ द सेकंड, फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ द नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, देन द कॉमन रेशियो इज। सो हमारी जो सेकंड टर्म है, सेकंड और फिफ्थ और 9th टर्म जो है हमारी एपी की, वो हमारी क्या है, जीपी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म है। सही है, यही कह रहा है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी क्या है, वो हमारी जीपी की है, आर इन जीपी। तो हमारी जीपी की क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म में। सो ये हमारी एपी की है, तो एपी की हम कैसे लिखते हैं, हम इसे सेकंड टर्म को a प्लस डी, और फिफ्थ टर्म को कैसे लिखते हैं हम a प्लस 4d, और 9th टर्म को कैसे लिखते हैं a प्लस 8d। अब ये जो टर्म है हमारी, ये जीपी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म में। और जीपी का जैसा आपको पता भी होगा, तो हम जीपी में जैसे लिखते हैं, तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 अपॉन a1, क्या होता है हमारा जीपी में, a2 अपॉन a1 इक्वल टू होता है A3 अपॉन A2 के। सही है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो A2 क्या है मेरा, A प्लस 4D अपॉन A प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, A प्लस 8D अपॉन A प्लस 4D के। सही है, ये हमारी जीपी की प्रॉपर्टी होती है। और इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम जैसा वैसे भी कह देते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। ये भी यहीं से ही आता है हमारा। सही है, सो अब हम यहाँ पर देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा मेरा, ए प्लस 4d का क्या आ गया मेरा, होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 8d। सही है, ये आ जाएगा मेरा। अब इन्हें हम यहाँ पे सबको इन्हें सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर स्क्वायर को लेंगे तो क्या आएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस 4d का होल स्क्वायर कितना होता है, 16d स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ad, तो 2ab क्या करेंगे हम, 2 इंटू 4 8ad, तो हमारा क्या जाएगा 8ad इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, a की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a की और a की 8 से करेंगे तो क्या आएगा मेरा, प्लस 8ad। सही है, और d की अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा हमारा ad, और यहाँ पर इससे करेंगे तो हम 8d स्क्वायर। सही है, अब यहाँ पर जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है वो हम कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे हमारा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 8ad से 8ad कैंसिल हो रहा है। अब क्या क्या बचा मेरा, सो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर ad आएगा, ये ad होगा, क्योंकि जब हम d की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ad आएगा। सही है, और यहाँ पर देखो हम d स्क्वायर को, अब यहाँ पर 16d स्क्वायर, यहाँ पर 8d स्क्वायर, सो 8d स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, 16d स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8d स्क्वायर, और सामने क्या बचा है मेरा ad। सो d से इसके स्क्वायर से ये वाला d कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो a इक्वल टू क्या आ गया है मेरा 8d।
ये क्या आ गया है मेरा 8 इक्वल टू 8D। अब मुझसे पूछा है द कॉमन रेशियो पूछा है। अब कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम जीपी में? A2 अपॉन A1 ऐसे निकालते हैं ना कॉमन रेशियो A2 अपॉन A1। सो A2 क्या है हमारे पास? सेकंड टर्म कौन सी है? A प्लस 4D अपॉन A प्लस D। A प्लस डी। अब A की वैल्यू जैसे आपको पता है A की जगह पर आप A की जगह पर 8D रख देंगे। 8D प्लस 4D अपॉन 8D प्लस D। सही है। तो ये कितना आ गया मेरा? 12D अपॉन 9D। ये क्या है? और D से अगर D को कैंसिल आउट करेंगे आप तो यहाँ पर अगर ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पर क्या ऐसा आएगा 3। सो मेरा जो रेशियो आ गया है, कॉमन रेशियो आया है, कॉमन रेशियो क्या है? 4/3 इसका आंसर आया। यही मेरा कॉमन रेशियो आया है 4/3। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। PQSR R point on the circumference of a circle of radius R। So एक हमारा सर्किल है, सही है। ये हमने एक सर्किल बना लिया। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है? PQRS इसका सर्कमफेरेंस में है। किस जगह पर? ये अभी हमने पता नहीं। इसके बाद लिखते हैं सच डेट PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो PQR जो है हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पर जिसकी तीनों साइड है इक्वल हो। सही है। सो PQR ये मेरा P हो गया, ये वहां पर मेरा Q, यहाँ पर Q और यहाँ पर R हो गया है। सही है। एंड P एंड S इज द डायमीटर। सो P मेरा यहाँ पर है और क्या है यहाँ पर? सेंटर जो यहाँ पर है। सो मेरा सर्किल वो जो होगा डायमीटर S है तो मेरा S का होगा यहाँ पर होगा। सही है। सो ये क्या है मेरा? ये PS जो है मेरा एक डायमीटर है ऑफ ए सर्किल। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS? सो मुझे PQRS के क्वाड्रिलेटरल की लेंथ बतानी, मतलब क्या बताना है? पैरामीटर बताना है, कितना एरिया इसका है। सो अब आपको यहाँ पर देखो क्या क्या पता होना चाहिए। अगर आपको ये जब हम सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्या कि किसी भी सर्किल के अंदर अगर एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर अगर एक सर्कम सर्किल बना हुआ हो, तो सही है। सो उसकी जो साइड होती है, ये जो साइड होती है उसकी साइड होती है, इस साइड का क्या रेशियो होता है? जो उसकी रेडियस, अगर रेडियस क्या है मेरी? रेडियस अगर R है, रेडियस अगर R है, सो उसकी जो साइड अगर मैं A ले लूं, सो A इक्वल टू अंडर रूट वो R अंडर रूट 3 होती है। सही है। R इंटू अंडर रूट 3 होती है। मीन्स ये जो होगी रेडियस R की है, सो इस साइड की जो लेंथ होगी, इस वाली साइड की लेंथ होगी वो क्या होगी मेरी? R इंटू रूट 3 होगी। और इस वाली साइड की मेरी R इंटू रूट 3 होगी। और ये जो पूरी साइड है QR भी कितनी होगी मेरी? R इंटू रूट 3 होगी। सही है। ये तो हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? देखो यहाँ पर ये हमें किस की साइड पता चल गई? PQ हमें चाहिए किसके? और की चाहिए QS की और SR की। यही पूछा है ना, इसका पैरामीटर पूछा है इन चारों का। सो मुझे किस की पता चल गई है? PQ की और PR की पता चल गई है। अब QS और QR की निकालनी है मुझे। सो अब आपको ये पता होगा क्या कि जब एक हमारा सर्किल होता है, उसके अगर डायमीटर से कहीं पे भी अगर आप कोई सा एंगल डालें, यहाँ से आप कोई सा भी एंगल डालें, सो जो इस एंगल का ये जो एंगल होता है, ये कौन सा होता है हमारा? 90 डिग्री होता है। सही है। आप यहाँ से दो डायमीटर से कोई से भी 2 पॉइंट से अगर कोई सा भी एंगल डल रहा है, कोई सा भी एंगल इसमें सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी टच कर रहा हो, सो जो ये जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल क्या होगा हमारा? 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये मेरा एक डायमीटर है, एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये यहाँ से ये क्या है मेरा? पूरा है 90 डिग्री है। सही है। अब ये अगर 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे देखो ये भी पता है। और ये PS कितनी है? क्योंकि डायमीटर है तो PS कितनी है? 2R है। मुझे ये भी पता है, मेरी हाइपोटेन्यूज पता है, मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे QS निकालनी है। सो QS आराम से निकाल लूंगा मैं। सही है। सो देखो क्या होगी मेरी? अब यहाँ पर इसमें फॉर्मूला लगाता हूं मैं, क्या होगा मेरा? पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? PS स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। सही है। इक्वल टू, अब PS तो मुझे पता है, PS क्या है मेरी? 4R स्क्वायर, वो सॉरी 2R का होल स्क्वायर। और PQ पता है मुझे, PQ क्या है मेरी? 3 अंडर रूट वो R अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर।
प्लस क्या क्या है मुझे QS मुझे निकालनी है, QS स्क्वायर निकालनी है, QS पता नहीं है। सो यहाँ से क्या होगा मेरा, यहाँ से देखो ये क्या जाएगा मेरा 4R स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा √3 है तो ये आ जाएगा मेरा 3R स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। सही है, और 4R स्क्वायर में से 3R स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा मेरा R स्क्वायर इक्वल टू QS स्क्वायर। सो QS कितना आ गया है मेरा, QS कितना आ गया R। QS किसके इक्वल है मेरा, रेडियस के इक्वल है, मींस ये जो है मेरा ये किसके इक्वल है मेरा, रेडियस के इक्वल है। सही है, और यही प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जो मेरी QS की लेंथ होगी, देखो क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इस वाले में, कौन सा इसमें, ये क्योंकि एक मेरा डायमीटर है और डायमीटर से जो एंगल मेरा किसी में भी हाफ सर्किल सेमी सर्किल जो पैरामीटर पे जाके टच करता है उस एंगल को, वो एंगल क्या हो जाता है मेरा 90 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर डायमीटर क्या है 2R स्क्वायर, 2R प्लस परपेंडिकुलर क्या है मेरा R√3। सो ये भी मेरा क्या जाएगा SR क्या जाएगा, जैसे मेरे इस मेथड से अगर आप पूरा सोल्व करेंगे सो SR भी क्या जाएगा मेरा R आ जाएगा। सही है, या आप अगर यहाँ पर अगर करना भी चाहें तो कर सकते हैं, कैसे PS स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा PR स्क्वायर प्लस PS प्लस SR का होल स्क्वायर। सही है, सो PS आपको पता है 2R का होल स्क्वायर और PR क्या है मेरा R√3 का होल स्क्वायर प्लस SR मुझे निकालना है, SR मुझे फाइंड करना है। सो ये क्या हो गया मेरा 4R स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर प्लस SR का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बच गया 4R स्क्वायर में 3R स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा मेरा R स्क्वायर इक्वल टू SR का होल स्क्वायर। सो SR क्या आ जाएगा मेरा R। यहाँ पर भी देखो SR कितना आ गया है, QS मेरा मुझे क्या क्या पता था, ये तो दोनों पता ही मुझे R√3 और R√3 और SR भी पता चल गया मुझे, QS भी पता चल गया है। अब मैं देखो यहाँ पर सारी अपनी वैल्यू क्योंकि सारी मुझे पता चल गई है, सो अब मैं सारी वैल्यू में यहाँ पर अपनी पुट कर लूंगा। सही है, मुझे फाइंड करना था पैरामीटर फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का ट्राइंगल के लिए देखो PQ प्लस QS प्लस SR प्लस PR। सही है, इन सब का सम ये हमारा एक पैरामीटर होगा। सो PQ क्या है मेरा, PQ क्या है R√3 QS क्या है मेरा R और SR क्या है मेरा R और PR क्या है मेरा R√3। सही है, अब इन सब में से मैं अगर R को निकालूंगा तो देखो मैं नीचे वाला क्योंकि आपके समझ में आ गया अब रफ कर रहा हूं यहाँ पर। सही है, सो अब यहाँ पर अगर मैं इन्हें सबको यहाँ पे R को मैं निकाल लूंगा तो क्या बच जाएगा मेरा √3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस √3। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा R इंटू 2 प्लस 2√3। सही है, ये 2R प्लस 2√3। सही है, सो अब यहाँ पर क्या होगा मैं देखो 2 और कॉमन निकाल लूंगा यहाँ से 2R 1 प्लस √3। ये क्या होगा मेरा पैरामीटर होगा। यही कौन सा ऑप्शन है ये मेरा, ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सही है, 2R 1 प्लस √3। सही है, सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। सही है, अगर आपको अगर ये प्रॉपर्टीज सारी याद नहीं है अगर आपको कहीं पे चाहिए तो मैं इसके जो मेरे नोट्स बने हुए हैं मैं इसके अपने ज्योमेट्री के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सही है, सो अब द फिगर बिलो शोन 2 कॉन्करेंट सर्किल विद अ सेंटर O। सो हमारे 2 सर्किल है जिनका सेंटर हमारा O है। सही है, PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन आउटर सर्किल। सो एक हमारा आउटर सर्किल है उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हुआ है, कौन सा PQRS एंड इट आल्सो सर्कमस्क्राइब और उसके जो PQRS के अंदर इन द इनर सर्किल टचिंग उसके जो PQRS के अंदर एक और सर्किल इंस्क्राइब्ड हुआ है, उसका नाम क्या है, वो सर्किल इंस्क्राइब्ड हुआ है और उसने टच करा है PQRS को किस पॉइंट पे A B C D पर। अब मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ आउटर सर्किल टू द रेशियो ऑफ टू द किसके पॉलीगन ऑफ ABCD। मींस ये क्या है हमारा एक स्क्वायर है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, सो देखो यहाँ पर पहले हम करते हैं, ये देखो पहले मैं इसे पॉइंट वाइज सोल्व करते हैं। हम आउटर सर्किल लेंगे, क्या इंस्क्राइब्ड हुआ है PQRS एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हुआ है। ठीक है, ये क्या है मेरा PQRS। सही है, अब इसके जो सेंटर है ये क्या है मेरा, ये सेंटर O है।
अब आप चेक करेंगे जो आउटर सर्किल का जो रेडियस है, आउटर सर्किल का रेडियस आर होगा, सही है। और ये जो इसका रेडियस है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, यहां से अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, सही है। ये क्या होगा, इस आउटर सर्किल का डायमीटर क्या होगा मेरा, क्यूएस होगा। आउटर सर्किल का डायमीटर क्या होगा मेरा, क्यूएस होगा। और ये जो क्यूएस है ये मेरा किसका डायगोनल है, डायगोनल है किसका, पीक्यूआरएस का। पीक्यूआरएस क्या है मेरा, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का डायगोनल जो है मेरा इसका ही मेरा डायमीटर के इक्वल है। ये बात समझ में आ गई। इसके आउटर सर्किल के डायमीटर जो है वो मेरे पीक्यूआरएस के डायगोनल के इक्वल है। अब डायगोनल, अब आपको डायगोनल आपको पता होगा क्या, कि अगर आपको देखो कोई सी भी साइड, अब आप में सपोर्ट ले लीजिए, यहाँ पर सपोज क्या कर ले, साइड जो है पीक्यूआरएस है, स्क्वायर की मैंने इसके साइड सपोज करिए कि वो ए है। सो इसका जो डायगोनल होगा, इसका डायगोनल क्या होगा मेरा, इसका डायगोनल क्या होगा, आपको ये पता होगा, या पता होगा कि स्क्वायर की साइड वो डायगोनल कितने इक्वल होती है, √2 के। जो स्क्वायर का डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल और साइड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है मेरा, a√2। सो हमारा अगर हमें साइड पता है तो हमारी डायगोनल निकल जाएगा, और डायगोनल पता है तो हमारी साइड निकल जाएगी। या आप जैसा अगर आपको ये भी पता हो तो आप सिंपल इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्क्वायर है और ये हमारा सेम सब 90 डिग्री पे कट आउट करता है। ये हमारा ये अगर यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, a√2 हो जाएगा, सही है। सो मेरा जो डायगोनल होगा वो a√2 होता है। अब तो ये मेरा डायगोनल है और यही मेरा किसके, रेडियस। अब ये यहाँ पर ये जो मैं अगर इसके आउटर सर्कल की रेडियस निकालूंगा, आउटर सर्कल की रेडियस क्या होगी मेरी, a√2/2 हो जाएगी, क्योंकि ये डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है और डायमीटर का आधा मेरा रेडियस हो जाएगी, सही है। तो आउटर सर्कल की रेडियस निकल गई। अब जब रेडियस निकल गई तो मैं पैरामीटर निकाल सकता हूं, पैरामीटर ऑफ आउटर सर्किल क्या होता है मेरा, 2πr। सरकमफेरेंस को ये हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। सो 2 क्या है मेरा, 2π, और r क्या है मेरा, a√2/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, मेरी पैरामीटर ऑफ आउटर सर्किल क्या बचा है मेरा, πa√2। ये क्या है मेरा, ये मेरा इसका आउटर सर्किल का रेडियस बचे, सर्किल का पैरामीटर आ गया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे, देखो ये आपको जब आप ये डायरेक्ट आपको सोल्व हो जाएगा ना, तो आपको ये बहुत, आप जब करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये बस मैं आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लगेगा इसमें क्वेश्चन में, सही है। अब ये देखो मेरा PQRS एक ट्राइंगल है, वो सॉरी स्क्वायर है, PQR एक सर्किल इंस्क्राइब्ड हुआ है। सो देखो इसकी, अब ये इसकी साइड मैंने क्या सपोज कर रखी है, ए सपोज कर रखी है। अब ये मैंने अंदर वाला वो बनाया है पूरा, सही है। अब ये जो ये साइड मैंने ए सपोज कर रखी है। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे ये क्या है मेरा, एक जो मेरा स्क्वायर के अंदर अगर मैं चारों साइड के उसके अगर मिड पॉइंट से अगर एक सर्किल बनाता हूँ, एक पॉइंट बनाता हूँ, तो ये क्या बनेंगे मेरा, ये भी मेरा एक स्क्वायर ही बनता है, सही है। एक स्क्वायर के अगर आप मिडिल टर्म से अगर आप वो बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, सो वो क्या बनेगा, ये अंदर वाला ही मेरा एक स्क्वायर बनेगा, सही है। ये पॉलीगन दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक स्क्वायर ही बनता है। स्क्वायर के अंदर अगर हम उसके मिड पॉइंट से अगर हम कोई से भी कनेक्ट करें तो हमारा एक स्क्वायर बनता है। अब आप चेक करेंगे जो क्या है, देखो अगर ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये साइड और ये साइड मेरी सेम होगी, ये वाली साइड और ये साइड मेरी सेम होगी, मींस ए होगी ये भी मेरी, और ये जो ए होगी, ये यहाँ पर क्या है मेरा, ए, ये पॉइंट मेरा A B C और D, तो ये A है, ये तो A है क्योंकि मैंने सपोज कर रखी है, और ये मेरा इसी के इक्वल है, देखो पूरी इसी के इक्वल है। अब ये यहाँ पर क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल क्या है मेरा, डायगोनल ऑफ ABCD का डायगोनल है, वो क्या है मेरा A है, सही है। और डायगोनल क्या होता है, अगर मुझे साइड के रेशियो से निकालना होता है तो क्या होता है मेरा डायगोनल, क्या होता है, अगर मुझे जैसे इसकी साइड निकालनी है तो इसकी साइड क्या होगी, जैसे R है, अगर इसकी साइड अगर आप B सपोज करें, ये जो साइड है मेरी B है, सो ये जो डायगोनल होगी B/√2 होगी,
ये जो होगी मेरी b अपॉन अंडर रूट 2 होगी और किसके इक्वल होगी, मेरी डायगोनल के इक्वल होगी। सही है, ये इसका डायगोनल ऑफ ABCD, अगर डायगोनल ऑफ ABCD अगर आप इसके ये वाली साइड b है, ये साइड b है, ये भी b है, ये भी b है, सो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, सो ये क्या हो जाएगा मेरा b अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब ये वाली साइड मेरी a है, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल है क्योंकि मैं एक ही फॉर्म में निकाल के लेके चल रहा हूँ सारी चीजें, तो यहाँ पर भी b इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा a रूट 2 आ जाएगा। सही है, सो मेरी जो साइड आएगी ABCD की जो साइड है, AB की साइड क्या आ जाएगी मेरी, एक साइड ले लीजिए आप, AB की जो साइड आएगी वो आ जाएगी मेरी a अपॉन रूट 2 आ जाएगी। सही है, अब आपको अगर a अपॉन एक साइड निकल गए तो पैरामीटर निकाल सकते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो साइड क्या आई है मेरी a अपॉन रूट 2, सो रूट टू आ गई और a अपॉन रूट 2, सो अब ये मेरा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ गया और पैरामीटर ऑफ आउटर सर्किल आ गई। इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों का मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, रेशियो पूछा है। सो पैरामीटर ऑफ आउटर सर्किल अपॉन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पाई a रूट 2 अपॉन 4 पाई 4 इंटू a अपॉन रूट 2। सही है, यही होगा। अब आप चेक करेंगे, देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या है ये मेरा, ये पाई, ये रूट 2 है, ये क्या है डिवाइड में, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं पाई रूट 2 की अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा मेरा 2 अपॉन 4। सो यहाँ पर ये 2 से अगर मैं 4 को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। सो मेरा इसका आंसर क्या आएगा, इनका जो रेशियो आएगा दोनों का, इनका रेशियो क्या आएगा मेरा, पाई बाई 2 इनका रेशियो आ जाएगा। सही है, सो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज द सेट ऑफ कंकरेंट स्क्वायर कंसेंट्रिक स्क्वायर सॉरी इफ द डायगोनल ऑफ द इनरमोस्ट स्क्वायर इज 2 यूनिट। सही है, सो ये हमारे कंसेंट्रिक स्क्वायर बने हुए हैं सारे, और जो इसका अंदर का बिल्कुल जो अंदर इनरमोस्ट स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है, जैसा आप ये सपोज करो ये सबसे अंदर वाला डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो क्या है मेरा 2 यूनिट है। जो सबसे छोटा वाला डायगोनल है इसकी जो इसका वो स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल है वो कितना है मेरा 2 यूनिट है, ये मेरा 2 यूनिट है। और इसके बाद क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर ऑफ एनी टू सक्सेसिव स्क्वायर, तो एक कॉर्नर की तरफ से अगर आप ये लोगे किसी भी 2 सक्सेसिव कॉर्नर के बीच मींस ये और ये आप दो, जैसे आप ये 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, अब इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 1 यूनिट है। सही है, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। सही है, 1 यूनिट ये। सो जो एक तो छोटा वाला और एक उससे बड़ा वाला, अगर सेकंड वाला स्क्वायर देखोगे आप तो सेकंड वाला स्क्वायर की जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, डायगोनल कितना होगा 4 यूनिट होगा। सही है, और इसके बाद जो हमारा इससे थर्ड वाला डायगोनल होगा, थर्ड वाले का डायगोनल जो होगा, थर्ड वाले का डायगोनल होगा 6 यूनिट। सही है, ये बात आपको समझ में आ गई, 1 यूनिट और बढ़ती रहेगी, 1 यूनिट इधर बढ़ेगी, तो एक स्क्वायर में कितनी यूनिट बढ़ेंगी, 2 यूनिट बढ़ेंगी अगले स्क्वायर के लिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द 8th एंड द 7th स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट स्क्वायर। सो हमें यहां से शुरुआत करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th। सो हमें 7th, 8th और 7th का हमें रेशियो बताना है, हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है उनके एरिया का। अब देखो यहाँ पर एक सीरीज बनेगी, हम मुझे कैसे सोल्व करेंगे ये तो आपको समझ में आ गया ना, कैसे कौन सी स्क्वायर यूनिट है। अब आप यहाँ पे चेक करिए, जो पहले सबसे छोटा वाला स्क्वायर है उसे ले लेते हैं हम, ये कितना है मेरा 2 यूनिट है, इसकी डायगोनल जो है 2 यूनिट है। जब इसकी डायगोनल, एक स्क्वायर की डायगोनल 2 यूनिट हो तो उसकी साइड क्या होती है, उसकी साइड क्या होती है, उसकी साइड उससे 2 अंडर रूट, उसमें अंडर रूट 2 का डिवाइड हो जाता है। जैसे कि तो हमारा साइड का और डायगोनल का जो रिलेशन होता है, जैसा अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, डायगोनल का और साइड का जो रिलेशन होता है कि इसमें स्क्वायर में वो क्या होता है a अंडर रूट 2। अब मुझे डायगोनल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। सो इसकी जो अगर इसकी साइड a है, अगर साइड ये a है तो a कितनी हो जाएगी, अब a रूट 2 हो जाएगी। सही है, अब ये तो मेरे सबसे छोटे वाले डायगोनल का स्क्वायर हो गया, तो इसकी साइड हो गई सबसे छोटे वाले डायगोनल की, वो स्क्वायर की, उसकी साइड क्या है, a रूट 2 है। अब इससे बड़ा वाला मींस इससे सेकंड वाला डायगोनल, तो फर्स्ट डायगोनल की फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है मेरी, फर्स्ट स्क्वायर ये है, और इसके बाद अब मेरा सेकंड स्क्वायर चेक करते हैं। अब हम देखो सेकंड स्क्वायर चेक करेंगे। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन की लैंग्वेज और वो पढ़ने के बाद इसमें कितनी कंफ्यूजन हो गई थी। अब इसके बाद अगर हम सेकंड स्क्वायर बात करेंगे तो इसका डायगोनल कितना हो गया है मेरा, इसका डायगोनल कितना हो गया, 4 यूनिट।
सही है। इसका डायगोनल 1 यूनिट यहाँ पर बढ़ा, 1 यूनिट यहाँ पर बढ़ा, तो इसका डायगोनल कितना हो गया 4 यूनिट। अब तो इसकी अगर मैं साइड निकालूंगा तो साइड कितनी होगी 4√2 होगी। सही है। सो यहाँ पर सेकंड डायगोनल की जो साइड है वो क्या है 4/√2 है। सही है। और ऐसे ही अगर मैं थर्ड डायगोनल को चेक करूंगा, अब इसके बाद देखो ये फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर थर्ड वालों को, तो थर्ड वाले में जो हमारा फोर्थ में था अब यहाँ पे था, तो इसकी एक साइड यहाँ पर बड़ी होगी, एक यूनिट यहाँ बड़ी होगी और 1 यूनिट यहाँ बड़ी होगी। जब भी तो मेरा थर्ड डायगोनल बनेगा तो इसका डायगोनल कितना बैठेगा थर्ड डायगोनल का मतलब थर्ड स्क्वायर का डायगोनल कितना बैठेगा 6 यूनिट। सही है। सो ये हमारी क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है क्या, थर्ड डायगोनल का, इसको थर्ड डायगोनल की साइड कितनी होगी मेरी 6/√2। ऐसे ही मेरी फोर्थ की कितनी होगी मेरी 8/√2। ऐसे ही मेरी फिफ्थ की कितनी होगी मेरी 10/√2। ऐसे ही मेरा सिक्स्थ जो स्क्वायर होगा उसकी साइड कितनी होगी मेरी 12/√2। यहीं पे अगर सेवेंथ की कितनी साइड होगी मेरी, सेवेंथ की साइड क्या होगी मेरी, ये तो मेरे डायगोनल दे रखे, तो डायगोनल की साइड कितनी होगी, उसकी साइड 14/√2। अब 8th, क्योंकि मुझे 7th और 8th का रिलेशन चाहिए, तो 7th की साइड तो निकल गई, अब मैं 8th की साइड निकाल लेता हूं। 8th की साइड क्या होगी मेरी, 8th की साइड क्या होगी 16/√2। सही है। तो ये क्या आ गई है मेरी साइड आ गई है। अब मुझसे क्या पूछा है रेशियो ऑफ द एरिया, तो आप स्क्वायर ऑफ, देखो ये अगर मुझे साइड पता चल जाए, सो मुझसे क्या पूछा है, इसका एरिया का पूछा है। एरिया क्या होता है मेरा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरा, साइड स्क्वायर। सही है। अब मैं देखो यहाँ पर 8th स्क्वायर का अगर मैं एरिया निकालूंगा, 8th स्क्वायर का एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा 16/√2 का होल स्क्वायर। सही है। और 7th का अगर एरिया ऑफ 7th स्क्वायर का एरिया कितना होगा मेरा 14/√2 का होल स्क्वायर। और इन दोनों का डिफरेंस मुझसे पूछा है। सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है मुझसे, 16/√2 का होल स्क्वायर माइनस 14/√2 का होल स्क्वायर, ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मेरा यहाँ पर क्या होगा, 16 का होल स्क्वायर कितना होता है मेरा 256/2, √2 का स्क्वायर करते हैं तो हम 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना होगा मेरा 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 196/2, वो √2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2। सो मेजर 2 से यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करूंगा, ये कितने पे होगा 1 2 और 8, यहाँ ये कितने पे कैंसिल होगा मेरा, यहाँ पर 9 और 8, तो ये 98 पर 128 में से 98 माइनस करेंगे हम, 128 में से 98 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 0, 12 में से 9 गया 3, वो 3। सो मेरा कितना स्क्वायर यूनिट बची है मेरी, मुझसे डिफरेंस पूछा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द 8th और 7th में। अगर आप मैं एरिया माइनस करता हूं तो कितना स्क्वायर यूनिट आ रहा है मेरा 30 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ रहा है। 30 कौन सा यूनिट है, तो मेरा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सही है। ये देखो हमारे पास इसमें सीरीज निकालनी थी, अगर आपको साइड और उसका डायगोनल का रिलेशन पता हो क्या होता है। सही है। इन ए रेस 200 मीटर ए बीट एस बाई 20 मीटर एंड एन बाई 40 मीटर। सो एक हमारी 200 मीटर की रेस है, रेस कितने की है हमारी 200 मीटर की। सही है। अब ए ने जो है एस को बीट करा, ए ने एस को बीट करा। सो ए देखो यहाँ पर इसका क्या होता है हमारा, जब हमारी रेस की स्पीड का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, देखो ए जब हमारे 200 मीटर क्रॉस करा उस टाइम पे एस किस जगह पर था 20 मीटर पीछे था। सही है। तो एस ने कितना कवर करा था मेरा 180 मीटर। सही है। मेरी रेस कब खत्म हो गई, देखो यहाँ पर जब रेस मेरे ए ने 200 मीटर पूरा क्रॉस कर दिया, अब आप सपोज करो जैसे कि 200 मीटर की रेस है, अब ए यहाँ से भागना शुरू करा, ए यहाँ पर 200 पे लास्ट में पहुंच गया, और जो मेरा सेकंड पर्सन है वो एस जो है मेरा 20 मीटर पीछे है। सही है। जब भी तो मैं नहीं सही यहाँ पर, क्योंकि मेरी यहाँ पर जब मैं कोई भी पर्सन यहाँ पहुंच गया तो मेरी रेस खत्म हो गई, मींस फर्स्ट पर्सन जो आ गया रेस खत्म हो गई मेरी। सो ये यहाँ पर 200 मीटर पर, ये यहाँ पर अभी कहाँ पे था 80 मीटर था। सो ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे, ए ने एस को कितने पे बीट करा 20 मीटर पे बीट करा। अब मेरी रेस यहाँ से दोनों से स्टार्ट से सेम हुई थी। सो ए ने कितना इसी टाइम में कितने में 180 मीटर चला, और एस उसी टाइम में कितने मिनट में चला मेरा 180 मीटर में चला, 180 मीटर चला। सही है। अब
ये बात समझ में आ गई। सो अब देखो यहाँ से अब ये आ गया मेरा ए ने इसको बीट करा 180 पे और ए ने एन को बीट करा, ए ने एन को बीट करा, एन को कितने पे बीट करा मेरा, एन को कितने पे बीट करा 40 मीटर से। सो एन कितने मीटर था, इतने जब 200 मीटर कवर करें तो एन कहाँ पर था, जब एन 160 मीटर ही कवर कर पाया। सही है। अब यहाँ से देखो मुझे रिलेशन काय के ऊपर पूछा है, एन और एस के ऊपर। सो मैं क्या करूंगा, देखो एन और एस के, वो एस और एन के ऊपर। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसे एस अपॉन एन कर सकता हूँ, 180 अपॉन 200 कर दूं, ये कर सकता हूं ना मैं। सही है, मैंने इसे इन्वर्स कर लिया और यहां से क्या आ गया मेरा ए अपॉन एन इक्वल टू क्या है 200 अपॉन 60 160। अब इन दोनों की, अगर इन दोनों इक्वेशन की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यो सॉरी यहाँ पे एन अपॉन एस अपॉन ए ये सॉरी इसे ही इन्वर्स कराया ना मैंने, एस अपॉन ए। तो इसे मैंने देखो ये क्या आ गया है मेरा, अब यहाँ पर ये क्या आ गया है मेरा, ये दोनों एस अपॉन ए और ए अपॉन एन, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ एस अपॉन ए इंटू ए अपॉन एन। सही है, ए अपॉन एन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, देखो एस अपॉन ए में क्या है 180 अपॉन 200 इंटू 200 अपॉन 160। सही है, तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये देखो मेरा रिलेशन का आ गया एस अपॉन एन। एस अपॉन एन का रिलेशन यहाँ से 200 से 200 कैंसिल होगा, तो ये क्या हुआ मेरा 180 अपॉन 60। मीन्स जब एस ने 180 कवर करा तो एस कहां पर था उस टाइम पर, एस 160 पर था। सही है, और मुझसे अब इसने आगे कहा है एस और एन आर रनिंग द 100 मीटर रेस, ये अब कितने 100 मीटर की रेस कवर करें विद द सेम स्पीड, जो इनकी स्पीड है ये सेम रहेगी एस बिफोर देन हाउ मेनी मीटर द एस विल बीट एन। सो ये क्या होगा मेरा, देखो यहाँ पर एस अपॉन एन अगर 180 मीटर की रेस में कवर करते हैं, 180 मीटर की अगर रेस लेते हैं तो कितना आता है मेरा 180 मीटर, ये इसमें तो यहाँ पे 20 मीटर से बीट कर रहा था, लेकिन अब ये कितने मीटर की स्पीड कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं 100 मीटर की। सो मैं इसे 180 को 100 बना देता हूँ, 180 को 100 बनाऊंगा तो कितना होगा मेरा, देखो 180 को अगर मुझे 100 बनाने के लिए कहाँ से डिवाइड करना होगा, या तो आप देखो इसे यहाँ पे स्पीड निकाल के आप दूसरे मेथड से भी इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बेसिक है, इसी मेथड से करेंगे आप तो आसानी रहेगी अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो। सही है, सो देखो मैं 180 को अगर मैं 100 बनाता हूँ तो कहाँ से बना सकता हूँ, 1/8 से अगर इसकी 1.8 से अगर इसकी क्या कर देता हूं मैं, डिवाइड कर दूंगा इसे 1/8 से अगर इसे डिवाइड करता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सही है, अगर आप 180 को 1.8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। सही है, सो मैं s अपॉन n को पूरे को ही किसी भी नंबर को मैं 180 को 1/8 से और 160 को भी 1/8 से डिवाइड कर देता हूं। सही है, जब मैं रेशियो पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बताया था किसी भी नंबर अगर सेम नंबर से अगर मैं किसी भी सेम नंबर से अगर डिवाइड करता हूं तो मेरे रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सही है, आप देखो मैं 180 से अगर इसे मैं डिवाइड करता हूं तो यहां पर तो मेरा 100 आ गया है, मींस एस ने जब 100 मीटर रेस कवर करी होगी। अब यहां पर एन तो एन कितने पॉइंट पर होगा उस जगह पर, एन अगर आप 180 को अगर आप 160 को 1.8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है मेरा 8.88.888 समथिंग आ रहा है। सही है, सो इसने जब 100 मीटर कवर करें एन ने कितने कवर करें मेरे 88.88। सही है, 88.88। सो एस ने एन को कितने मीटर से हराया, तो 100 में से आप 180 वो 8.88 को माइनस कर लेंगे। सही है, वो 8.88 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर ये 9 बचेगा, 9 में से 1.11। सही है, वो सॉरी यहाँ पर एक जगह पर आएगा कहीं पर 2, फिर यहाँ पर 1 वहां पर 1 और 0.8 यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर भी 9 बच जाएगा। जब मैं इधर से देखो क्वेरी लूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर 10 में से अगर मैं यहाँ पर 8 है मेरा यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर 10 हुआ, 10 में से 8 गया, यहाँ पर क्या बचा 2 और यहाँ पर क्या बचा फिर मेरा 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 100 यहाँ पर क्या बच गया था मेरा 9, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। सो मेरा जब एस और एन की रेस हुई 100 मीटर की रेस हुई, सो एस ने एन को कितने मीटर से हराया, 11.11 मीटर से, 11.11 मीटर से एस ने एन को हराया। ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। द रिमेंडर व्हेन 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 19। सो हमें रिमाइंडर बताना है क्या, कि तो मेरा क्वेश्चन क्या है 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर
23 अपॉन 19। अब यहाँ से मुझे रिमाइंडर बताना है, सही है। सो मैं इसे इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड करता हूँ, कितना 15 की पावर 23 अपॉन 19 और प्लस 23 की पावर 23 अपॉन 19। अब जब मैंने रिमाइंडर आपको पढ़ाया था तो बताया था कि यहाँ पर कौन सा रूल यूज करेंगे हम, पहले प्राइम नंबर वाला, क्योंकि 19 मेरा एक प्राइम नंबर है। और तो जो मेरा इसका पावर है, इसे जो पावर है, क्या नाम है, जो पावर है, पावर को मैं प्राइम नंबर के 1 से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे 15 अपॉन 19, तो यहाँ पर इसे मैं काय से डिवाइड करूंगा, 23 को काय से डिवाइड करूंगा, जो इसका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर माइनस 1। प्राइम नंबर क्या है डिविजिबल में मेरा 19, सो 19 में को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 18, सही है। 18 प्राइम नंबर माइनस 1 कर देंगे, जो हमारा डिवाइजर हो उसके 1 से माइनस कर देंगे। अगर ये अप्लाई कब होगा, जब मेरा यहाँ पर प्राइम नंबर हो, जब मैं डिवाइड काय से कर रहा हूँ, प्राइम नंबर से कर रहा हूँ, सही है। और यहाँ पर 23 अपॉन 19, ऐसे यहाँ पर इसकी पावर 23, और क्योंकि मेरा डिवाइजर 19 था, 19 का प्राइम नंबर है, तो मैं यहाँ पर भी इसे 18 से डिवाइड करता हूँ, प्राइम नंबर माइनस 1 से, सही है। सो यहाँ पर जब मैं, तो मेरा यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, जब मैं 23 को अगर मैं 18 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा, 5 रिमाइंडर बचेगा। सो यही मेरी इसकी पावर होगी। फिर क्या पावर बचेगी मेरी, 5 अपॉन 19 प्लस यहाँ पर 23 की क्या पावर बचेगी, 23 अपॉन 19, और पावर कितनी बचेगी, 5 बचेगी। अब आप यहाँ पर चेक करें, अगर मैं 19 को 15 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा, माइनस के 4 रिमाइंडर आएगा, सही है। जब मैं रिमाइंडर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्सप्लेन करे थे कि माइनस प्लस वाले कैसे कॉन्सेप्ट निकालते हैं हम, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हमने पूरे 5-6 मेथड पढ़े थे रिमाइंडर के। अगर आपने नहीं पढ़े किसी ने तो वहां पे जाके आप सारे के सारे रिमाइंडर के हमारे पार्ट पढ़ सकते हैं, सही है। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं 15 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस के 4 आएगा, तो अपॉन 5 अपॉन 19। और अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 19 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूं तो 4 की पावर 5 अपॉन 19, यही आएगा ना रिमाइंडर। सो देखो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा ये क्या आएगा मेरा, क्योंकि पावर माइनस में है। सो अगर कोई भी वैल्यू की, अगर किसी भी माइनस वैल्यू की अगर पावर क्या है मेरी, वो है ओड है, क्या है, पावर मेरी ओड है, तो मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा निगेटिव में आएगी, सही है। अगर यहीं पे मेरी पावर अगर इवन हो जाए तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, सही है। क्योंकि यहाँ पर देखो ओड पावर क्या है मेरी, ओड है, तो ये क्या आएगी मेरी, माइनस के 4 से जो वैल्यू बनेगी वो माइनस के 4 की पावर जो 515 है, माइनस के आप निकाल भी लें, देखो माइनस के 4 की अगर पावर आप 5 निकालेंगे तो शायद क्या आएगी, 4 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो शायद 1024 आएगा, माइनस के 1024 आएगा, सही है। अब आप यहाँ पर देखो माइनस के 1024, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, प्लस के 1024 अपॉन 19। अगर आप यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। तो इस केस में जब मैं 19, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या होगा मेरा इस केस में, 0 होगा, सही है। क्योंकि जब मैं इसे पूरे वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मेरी पूरी की पूरी हमारी किससे, 19 से डिविजिबल होगी। 15 अपॉन 23, 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 मेरी, अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं जो भी नंबर आएगा मेरा, वो मेरा कैसे पूरा का पूरा 19 से डिविजिबल होगा। इसका जो मेरा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा मेरा, रिमाइंडर होगा मेरा 0। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। लेट n बी द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। पहले आप देखो डिविजिबल बाई 4 विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6। अब इनसे 1 2 3 4 5 6 से जो 5 डिजिट नंबर बनते हैं, जैसे ये हमारा परम्यूटेशन का क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। अब इनसे डिफरेंट 5 डिजिट नंबर बनाने हैं मुझे, कितने डिजिट बनाने, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, सही है। आप 5 डिजिट और कोई सी भी डिजिट जो है एक बार में कोई सी भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होने की। इन द नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब मुझे बताने, अब एक तो कितने इनसे 5 डिजिट नंबर पूछे, अगर 5 डिजिट नंबर पूछे होते, अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती, सो मैं यहाँ पर इसका कैसे निकालते, जैसे हम कैसे निकाल लेते 6 5 4 3 2, ऐसे कर सकते थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर आगे को देखो, इसे ही क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इन्होंने क्या डाल दिया, जो डिविजिबल हो 5 से, डिविजिबल हो 4 से। अब मुझे
ऐसे नंबर बताने हैं जो डिविजिबल हो, किससे, 4 से भी डिविजिबल हो, वे नंबर बताने। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसा आपको सबको जब मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था तो बताया था 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो लास्ट की 2 डिजिट हो वे डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। जैसे आगे अगर आपका देखो कोई भी नंबर हो 1 2 4 5 6, आपका कितना ही लंबा हो, अगर उसके लास्ट की 2 डिजिट है, जैसे लास्ट की 2 डिजिट 20 है, अगर आप ये आगे के कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर मेरी 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर मेरा 4 से डिविजिबल होगा। अब अगर आपको देखो ये छोटा सा क्या है, 1 या 3 4 नंबर का हो, अब ये नंबर है, अगर आप यहाँ पे इसके लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, सो ये हमारा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमारे 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। सही है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको देखो ये अगर आपको ये पता हो, ये याद आ गया, सो अब आप यहाँ पर अपने पहले लास्ट में जब हम परम्यूटेशन पढ़ते हैं तो परम्यूटेशन में क्या करते हैं, सही है। सो देखो लास्ट में 2 डिजिट अब मुझे क्योंकि ये फिक्स्ड करनी है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए जो 4 के डिविजिबल हो। सो 4 के डिविजिबल देखो क्या क्या हो सकता है, पहले तो अगर मेरा 04 हो तो मेरा तो 0 तो इसमें है ही नहीं, 0 तो है ही नहीं, तो मैं 04 नहीं तो 08 भी नहीं है, क्योंकि अगर 04 आ जाता 08 आ जाता तो भी डिविजिबल होता, मेरा 0 क्योंकि 0 डिजिट ही नहीं है, सो मैं 0 लिख ही नहीं सकता। अब इसके बाद क्या डिजिट है मेरी 1 2, सही है, 1 2 रख सकता हूं मैं। सो 1 और 2 मेरा यहां पर आ गया, ये तो मेरी हो गई फिक्स्ड, 2 डिजिट मेरी फिक्स्ड हो गई। अब जो बाकी की डिजिट है, बाकी कितनी डिजिट बची मेरी 4, तो यहां पर कौन सी आ सकती है, यहां पर देखो मेरा 3 भी, एक बार 3 आ जाए, एक बार 4 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, एक बार 6, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मेरी आगे की कुछ डिजिट कुछ भी हो, बस लास्ट की डिजिट मुझे 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। सो यहां पर कितनी डिजिट आ सकती है, यहां पर कितनी डिजिट आ सकती है 4। अब जब 4 में से कोई एक डिजिट यहां पर आ गई, अब कोई डिजिट मेरी रिपीटेड नहीं है, सो अगली इस वाले कॉलम के लिए कितनी डिजिट बची, कितनी डिजिट की जगह बची, कौन कौन सी आ सकती है। जैसे आप अगर सपोज करो यहां पर अगर 3 आ गई, सो आगे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, 4 6 5, इनमें से कोई एक डिजिट आएगी, सही है, इनमें से कोई एक डिजिट आएगी तो कितनी डिजिट आ सकती है 3। अब यहां पर ये 3 यहां पर 3 आ गई, यहां पर 4 आ गई, तो अब देखो कौन सी डिजिट बची, एक डिजिट बची होगी यहां पर, मतलब अब कितनी डिजिट बची, 2 डिजिट बची, तो 2 यहां पर 2 डिजिट बची। सो अब ये यहां पर ये हमारा ये परम्यूटेशन में यहां पर कितने इसके कितने ऐसे वैल्यू बन सकते हैं, मतलब इससे कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं जिसके लास्ट में 12 हो और 6 डिजिट की डिजिट हो मेरी, वो 6 डिजिट में से ऐसी 5 डिजिट बनानी है जो मेरी 4 से डिविजिबल हो। आप 4 से डिविजिबल में मेरे लास्ट में 12 रखा है, तो ऐसी कितनी डिजिट बन सकती है जिसमें लास्ट में 12 हो और आगे के कुछ भी नंबर हो। सो ऐसे कितनी डिजिट बन सकती है, इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 जा वो 2 3 जा 8, 2 3 जा 6 6 4 जा 24। सो ऐसी कितनी डिजिट बनेंगी जिसमें लास्ट में 12 हो, ऐसी मेरी 24 डिजिट बनेंगी, ऐसे 5 डिजिट की 24 डिजिट बनेंगी। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी 12 रखा था, अब 12 के बाद क्या है, देखो अगला नंबर 16 भी डिविजिबल हो सकता है मेरा, 16 भी तो आ सकता है ना। 16 के लिए अब देखो 1 और 6 आ गया, तो अब मेरी यहाँ पर कितनी डिजिट आ सकती है, यहाँ पर 4 3 2, यहाँ पर कोई सी 4 आएंगी, यहाँ पर 3 आएंगी, यहाँ पर 2 आएंगी। ये हमारा एक बेसिक मेथड है सोल्व करने का इस क्वेश्चन को। आप अगर पढ़ेंगे तो शायद और कोई आपको और भी मेथड पढ़ाए, लेकिन बेसिक मेथड आपका ये काफी आसान और समझ में भी आ जाएगा आपको। अगर देखो मैंने ये 2 डिजिट फिक्स कर दी, यहाँ पर आपके कोई सी भी 4 डिजिट, 3 यहाँ पर 4 आएंगी, यहाँ पर 4 कोई सी भी 4 डिजिट आ सकती है, कौन सी आएंगी मुझे पता नहीं, तो नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे, नंबर ऑफ वेज में इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 4 3 जा 8 और 8 3 जा 8 वो 2 3 जा 6 6 4 जा 24। तो जिसमें लास्ट में 16 आएगा, ऐसे भी कितनी डिजिट होंगी मेरी 16, कितनी होंगी मेरी 24 होंगी। अब मेरी 16 20 बन नहीं सकता क्योंकि 0 नहीं है मेरे पास, क्योंकि 0 नहीं है इन 6 डिजिट में। अब ऐसे क्या बन सकती है मेरी 24 तो बन सकता है ना, 2 और 4 तो बन सकता है, तो 2 4 बन जाएगा। फिर ऐसे कितने डिजिट होंगी 4 3 2, तो ये भी कितने डिजिट बनाएंगे 24। अब 24 होगा मेरा, 28 हो सकता है, नहीं 8 नहीं है मेरे पास, 28 के बाद क्या आती है मेरी 4 का डिविजिबल 32 तो बन सकता है ना मेरी इन्हीं डिजिट के बीच में से। सो ऐसे कौन सी डिजिट होंगी मेरी 4 3 2, तो ये भी कितनी होंगी मेरी 24। अब इसके बाद क्या मेरा 32 के बाद 36 भी मेरा 4 से डिविजिबल होता है, तो 36 भी बन जाएगा मेरा यहाँ पर 36, क्योंकि 3 भी है मुझे, 6 भी अवेलेबल है, तो 36 भी बन जाएगा। सो इसकी कितनी डिजिट बनेंगी, ये भी 24 बनेंगी, सही है। अब इसके बाद 36 के बाद 40 बना सकता हूँ मैं, नहीं क्योंकि 0 नहीं है मेरे पास, और 44 बना सकता हूँ,
नहीं, 44 भी नहीं बना सकता क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई है, एक डिजिट एक ही बार आई है। तो यार यहाँ पे देखो 44 में 2 बार आ जाएंगी, 44 2 बार आ जाएगा, तो मेरा 48 भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद 44 नहीं हो सकता तो 48 भी नहीं हो सकता। तो 48 को नहीं हो सकता क्योंकि 8 नहीं है इनमें। 48 के बाद के बचा मेरा 52 हो सकता है। 52 मेरा 4 से डिविजिबल है और मेरा यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर इसकी कितनी डिजिट बनेंगी, इसकी भी 24 ही बनेंगी। अब 52 के बाद 56 5 ईयर 6 ईयर मेरा 56 भी हो सकता है। सो इसकी भी कितनी बनेंगी, मेरी 24 बनेंगी। अब 24 तो क्योंकि आपको पता है 2 डिजिट फिक्स है मेरी, फिर इस वाले यहाँ पर कौन सी डिजिट आ सकती है, मैं नंबर ऑफ बेस कितने, मतलब ऐसी कितने डिजिट बनेंगी, 24 ही बनेंगी, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा एक्सप्लेन करा है। तो 56 हो गई। 56 के बाद 60 में लिख नहीं सकता, 64 तो आ सकता है ना, लेकिन मेरा 64 आ गया है। तो 64 की ऐसे कितने डिजिट बनेंगी, यहाँ पर भी है 64, अगर लास्ट में हो मेरा तो कितनी डिजिट बनेंगी, 24 बनेंगी। ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ, सही है, 24 बनेंगी। 64 के अलावा अब और कोई नंबर बना सकते हैं आप जो 4 से डिविजिबल हो। 68 नहीं बना सकते हैं। 68 के बाद आ जाएगा 72। तो आगे को क्या आएंगे फिर, यहाँ पर मुझे 72 74 76 80, मतलब वे तो मेरे पास है ही नहीं, 7 भी नहीं है 8 भी नहीं है। सो मेरे ए से 6 डिजिट से कितनी डिजिट बन सकती है, यही डिजिट बन सकती है मेरी 5 डिजिट जो मेरी 4 से डिविजिबल हो। सो ये कितने बार आ रहा है 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 की मल्टीप्लाई हम 8 से कर देंगे। इन सबको मतलब सम कर दें, या तो आप सम कर दें या मल्टीप्लाई कर दें 8 से। तो क्या आएगा मेरा 8 4 जा 32 का 2 एरी 3 8 2 जा 16 और 3 19। सो इतनी ऐसे 5 डिजिट ऐसे इन 6 नंबरों से कितनी 5 मुझे 5 डिजिट 192 डिजिट बन जाएंगी जो मेरी 4 से डिविजिबल हो। इन 6 डिजिट से मेरी 192 डिजिट बनेंगी जो मेरी 4 से डिविजिबल हो, 5 डिजिट। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ 20 मीटर हाइट। सो एक मैं वर्टिकल पोल बना लेता हूं, यहाँ पर ये कितना है 20 मीटर हाइट पर है, सही है। और यहाँ पर एक हमारी बर्ड्स बैठी है। अब एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। सो एक हमारा पॉइंट है ग्राउंड पर, क्या है मेरा 48। यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है ओ, और इससे यहाँ तक का जो इसका एलिवेशन है वो कितना है 48 है, सही है। ये यहाँ से इसका 45 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट फ्लाइज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ। सो ये जो है हॉरिजॉन्टली मतलब ए से ही अगर हमारा स्ट्रेट अवे दूर ओ से दूसरी साइड को भागती है, इस साइड को एक सीधी ऐसे ही जा रही है मेरी। सो ये 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर रुक गई। अब इसके बाद आफ्टर 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड में यहाँ पर पहुंची होगी है, एक यहाँ से उड़ के 1 सेकंड में यहाँ पर पहुंची। देन आफ्टर 1 सेकंड द एलिवेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ओ इज रेड्यूस्ड टू 30। सो यहां से जो एलिवेशन आया है इस पॉइंट का, ओ पॉइंट का, वो कितना आया है मेरा 30 आया है, सही है। अब ये मेरा एक अब ये इस जगह पे इस पॉइंट पे पहुंच गई है, सही है। ये आपकी इतनी है क्योंकि स्ट्रेट गई है, तो ये भी मेरा कितना 20 मीटर हाइट पे ही है अभी। एंड देन द स्पीड ऑफ ए बर्ड्स मुझसे पूछी गई है। अब क्योंकि देखो स्पीड पूछी गई है तो मुझे पहले डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो मुझे पता है 1 सेकंड है, लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं पता, तो मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी कि उसने इतनी ये इस टाइम में 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो मेरी स्पीड निकल जाएगी। सो पहले देखो मैं क्या निकाल लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसे एक तो ये तो आपको फिगर समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, थोड़ा तोड़ देता हूँ। जैसे अगर आप सपोज करें 20 मीटर की पोल है, अब यहाँ से अगर एक मेरी यहाँ से अगर ओ पॉइंट से शुरुआत में जो था मेरा यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस था, सही है। अब 40 डिग्री सेल्सियस था, ये मेरी बर्ड्स थी, ये ग्राउंड पर पॉइंट था। अब तो मेरा ये वाला यहाँ से ये तक एरिया कितना होगा, ये अगर मैं ए मानूं, ये अगर बी मानूं, मैं पोल की हाइट अगर ए भी 20 मीटर है, सो तो ये यहाँ पर ये मेरा ओ भी कितनी डिस्टेंस होगी जैसे। तो इसे कैसे निकालेंगे हम, इसे कैसे निकालते हैं हम, 10 यहाँ पर लगाते हैं अपना 10 45 इक्वल टू क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मुझे बेस लेना है। ये मेरा देखो ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है मुझे, तो बेस निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और एंगल मेरा 45। 10 45 क्या होता है मेरा, 10 45 होता है इक्वल टू 1। सो मेरा जितना परपेंडिकुलर है इतना ही मेरा बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 20 अपॉन बेस। सो बेस कितना आ गया है मेरा 20 मीटर। सो यहाँ पर ये है, यहाँ से यहाँ तक की जो साइड थी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 20 मीटर थी, सही है। अब
अब इसके बाद अब ये केस सेकंड में जब ये उड़ के चली गई, यहाँ से उड़कर यहाँ पर पहुंची है ये, तो अब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखो यहाँ से उड़ के यहाँ पर पहुंच गई है। सो अब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से अगर आप ये लोगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है मेरा 30 हो गया है। और ये हाइट कितनी थी क्योंकि स्ट्रेट गई है तो हाइट कितनी है अब भी 20 है। अब यहाँ पर ये कितनी आ गया मेरा, ये पॉइंट ओ है, सही है। अब मैं इसे, अब मुझे ये बेस निकालना है, अब भी यहाँ पर ये बी ले लीजिए आप, अब भी तो मुझे बेस निकालना है। अब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 30 हो गया। सो यहाँ पर आप मैं यहाँ पर क्या लूंगा मैं tan 30 इज इक्वल टू tan 30 क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 20 और बेस कितना है मेरा, बेस मुझे निकालना है, बेस कितना है मेरा। यहाँ से अगर ये आप ये क्या होंगे मेरे a डैश अपॉन b डैश ले लूंगा मैं, ये अगर ये डैश, ये मेरा a है और ये मेरा b है, सो ये मेरा a डैश b डैश होगा। सो बेस क्या है मेरा, बेस क्या है देखो ये मेरा 20 अपॉन x, ये मैंने सपोज कर लिए x मीटर सपोज कर लिए, b डैश से b डैश की जो डिस्टेंस है वो मैंने x सपोज कर ली है। सो ये कितनी हो गई मेरी 20 प्लस x हो गई ना, सही है। अब tan 30 कितना होता है मेरा, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन 20 प्लस x, सही है। ये बात आगे समझ में। अब कुछ नहीं, बस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद मैं अपने डिस्टेंस अपॉन स्पीड में रख दूंगा इसे, सही है। तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा 20 प्लस x इज इक्वल टू 20/√3, सही है। अब ये 20 को मैं उधर ले जाऊंगा तो बचेगा क्या मेरा x इक्वल टू 20/√3 माइनस 20, सही है। या आप ऐसा कर लें, x इक्वल टू 20 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरा √3 माइनस 1, सही है। अब क्योंकि ये बीटा, क्योंकि देखो मैं सारी चीजें काय में निकाल रहा हूँ, मीटर में निकाल रहा हूँ, तो x की डिस्टेंस कितनी आई है, इतनी मीटर में आई है। अब मुझे स्पीड काय में निकालनी मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड जो डिस्टेंस कितनी आई है मेरी 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपॉन से टाइम कितना है मेरा, टाइम कितने टाइम में कवर करा इसने ये टाइम, तो टाइम कितना है मेरा 1, टाइम कितना है 1। सो ये जो मेरी ये स्पीड कितनी आ गई मेरी, जो मेरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है क्योंकि कितने 1 सेकंड में कवर करी, यही मेरा इसका स्पीड हो जाएगी, सही है। सो यही मेरी इसकी डिस्टेंस है, यही मेरी स्पीड हो जाएगी। सो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन यील्ड ए यूनिक सॉल्यूशन, हमें कौन सी वैल्यू पे के की एक हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा सच डेट द सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, और हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो यहाँ पर देखो पहली हमारी इक्वेशन 1 क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर से मैं इधर ले आऊंगा तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा, सही है। एक्स स्क्वायर मेरा किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के। सो एक्स और वाई मेरा इक्वल है, एक्स और वाई मेरे इक्वल है, ये सही। अब मैं इसे सेकंड इक्वेशन चेक करता हूं अपनी, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर मैं एक्स स्क्वायर रख सकता हूं, सही है, क्योंकि वाई स्क्वायर और वाई और एक्स मेरा सेम है। सो वाई स्क्वायर की जगह पर मैं एक्स स्क्वायर रख देता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां पर मैं होल ब्रैकेट खोलूंगा इसका, तो क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये एक्स स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस, और जो सॉरी, तो अब हम यहाँ पे इसे क्वाड्रेटिक में ले आएंगे 2kx, क्योंकि x की फॉर्म में आ गई, और यहाँ पर ये क्या बचा मेरा प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पर ये हमारा प्लस में था तो हम इसे इधर माइनस में ले आएंगे इक्वल टू 0, सही है। सो अब देखो यहाँ पर मेरी तो ये क्या होगी, ये एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। सो जिसमें a की वैल्यू क्या है, a क्या है मेरा 2, और b क्या है मेरा, b क्या है 2k, और c क्या है मेरा k स्क्वायर माइनस 1 है, सही है। ये एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, और मुझसे कहा है कि k डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन यील्ड यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब आता है मेरा, यूनिक सॉल्यूशन जैसे आपको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे, सो बताया था मैंने, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 हो जाए, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू मेरा 0 हो तो मेरा क्या आता है, मेरा एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, सही है। सो मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 का, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए मेरा। सो बी क्या है मेरा 2k स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है मेरे पास 2, और सी क्या है मेरा
2k² माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाए। अब यहाँ पर देखो एक हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी, ये क्या होगी मेरी 4k² माइनस 2 2 जा 4, वो 4 2 जा 8 और यहाँ पर हमारा क्या आ गया है k² माइनस 1। तो इसे मैं अंदर ब्रैकेट खोल लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा k² माइनस 8k² माइनस 8। सही है, ये हमारा यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अब क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर मैं अगर इसे इससे डिवाइड करता हूँ 4k² को माइनस k² से वो करता हूँ तो ये क्या बचेगा मेरा माइनस के 4k² प्लस के 8। सो अब मैं माइनस, ये इक्वल टू में क्या चल रहा है मेरा, इक्वल टू में यहाँ पर 0 चल रहा है। सही है, इक्वल टू में 0 चल रहा है। अब ये यहाँ पर माइनस 4k² को मैं उधर ले आऊंगा तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। सो 4k² इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 से k8 को वो 4 से 8 को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आएगा मेरा 2 आ जाएगा। सो k² की वैल्यू क्या आ गई है मेरी, k² की वैल्यू आ गई है मेरी 2 और k की वैल्यू क्या हो गई मेरी √2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √2 हो गई है। k² की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस √2 आ गई है। अब देखो मेरा ऑप्शन में मेरा प्लस भी दे रखा है और माइनस भी दे रखा है। सो इसके बाद मुझे चेक करना होगा मेरा सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव चाहिए, सॉल्यूशन पॉजिटिव चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो के मुझे लगता है जो 2021 का मुझे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे सारे मतलब क्वांट्स काफी टफ आई थी। सही है, सो देखो अब इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी देखो यहाँ पर भी सोल्व करने के बाद इसके अब सॉल्यूशन पूछे हैं कि अब इसमें यहाँ पर भी इसे सेटिस्फाई करना है, यहाँ पर इसे चेक करना है। अब हम देखो यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करेंगे तो एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी के भी सॉल्यूशन क्या होता है मेरा माइनस के b/2 है। सही है, माइनस के b/2 है। x की वैल्यू क्या होगी मेरी माइनस के b/2 है। सो माइनस के b क्या है मेरा, माइनस के b 2k माइनस का क्या है मेरा, देखो b क्या है मेरा माइनस के 2k है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2k अपॉन a की वैल्यू क्या है मेरी 2 2 जा 4, सो 1/2। सही है, सो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई k/2 आ गई है, x की वैल्यू k/2 आ गई है। अब मुझे x की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए। अब पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए अगर देखो k में अगर k अगर मैं k अगर k 1/√2/2 रख दूं तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन आ रहा है मेरा 1/√2, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर मैं माइनस के 1/√2 रख दूंगा अपॉन 2 तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा माइनस 1/√2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है मेरा माइनस का आ रहा है। सो लेकिन मुझे सॉल्यूशन क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। सो मेरा k की वैल्यू क्या होगी मेरी, k की वैल्यू क्या होगी मेरी, k की वैल्यू होगी मेरी पॉजिटिव प्लस के √2 होगी। सही है, सो यही मेरा इसका आंसर होगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सो आज का हम जितने भी हमारे क्वेश्चंस करे आज का हम यहीं भी बाइंड अप करते हैं और इसके बाद जो भी हमारे बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इसके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप हमसे उसमें ज्वाइन होकर आप कोई से भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आपको अगर हाँ और आपको ज्योमेट्री के कोई से भी अगर ज्योमेट्री के पीवाई वो चाहिए, क्या कहते हैं पीडीएफ चाहिए जिसमें कोई मेरी जो क्या हो ट्रिग्नोमेट्री हो, वो सॉरी ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल हो, सर्किल हो और इनके फॉर्मूलेज और वो चाहिए हो, सो आप मुझे वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहां पर मांग ले, मैं वहां पर उसकी पीडीएफ बनाकर वहां पर आपको शेयर कर दूंगा। सो आज का हम यही भी अपना बाइंड अप करते हैं और जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।